हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो बेटा, अपना चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है और सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपकी ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी कर चुके हो और अब हम फोर्थ और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम इसकी 1 या 2 टर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसकी टर्म्स कौन कौन सी हैं? तो देखो, एक टर्म्स के बारे में मैं यहाँ पर नोट करता हूँ कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स है उनको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जिसमें एक टर्म्स है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो देखो, डिफ्यूजन के लिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आप कोई भी अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें आपके पास 2 कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये 2 कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पर हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन। तो देखो, यदि सॉल्यूशन में इफ इन सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव्स towards higher concentration to lower concentration, then this process is known as diffusion. अब देखो, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे आप लोग यूज करते हो परफ्यूम को, यूज करते हो ना परफ्यूम को। तो परफ्यूम के अंदर जो परफ्यूम है, इस परफ्यूम की बोतल में से जब आप इसको खोल दोगे और इसको दबाएंगे, जैसे वो निकलता है, जैसे फुस फुस करता है ना, ऐसे वो जब निकलेगा तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल? परफ्यूम के। परफ्यूम के पार्टिकल्स निकल कर कहाँ आएंगे? एयर में, और एयर के साथ वो क्या हो जाएंगे? मिक्सड हो जाएंगे। अब परफ्यूम के पार्टिकल और एयर दोनों मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, आप बताओ? एक सॉल्यूशन ही तो फॉर्म कर रहे हैं। सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं कि ना कर रहे? अब सॉल्यूशन अगर फॉर्म कर रहे हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर कौन तो सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, डिसाइड करो। जो लेस अमाउंट में है वो तो सॉल्यूट है और जो मच अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। तो बेटा बताओ, परफ्यूम तो कौन है जाएगा? सॉल्यूट। एयर कौन है जाएगी? सॉल्वेंट। बताओ, होगी कि नहीं होगी? एयर अधिक अमाउंट में, परफ्यूम कम अमाउंट में। तो सॉल्यूट पार्टिकल कौन हो गए? परफ्यूम, ठीक है ना। अब ये सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, बन गया ना सॉल्यूशन। अब आपने जैसे ही परफ्यूम की बोतल को प्रेस किया और उसमें से फुस करके निकला परफ्यूम, है, और जैसे ही परफ्यूम बाहर निकले हो तो उस परफ्यूम की जो स्मेल है, आपके जैसे रूम में आपने उसको खोला है तो आपके रूम में चारों तरफ स्प्रेड होगी कि नहीं होगी? चारों तरफ फैल जाएगी ना। फैलेगी कि नहीं फैलेगी? जब चारों तरफ फैल जाएगी तो मुझे एक चीज़ बताओ बेटा कि यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है वो किस कंपोनेंट का हुआ है? चेक करो। यहाँ पर जैसे ही परफ्यूम की खुशबू एयर इस कमरे के अंदर फैली है तो मुझे बताओ कि जो मूवमेंट हुआ है वो सॉल्यूशन के कौन से कंपोनेंट में हुआ है? सॉल्यूट में हुआ है कि सॉल्वेंट में हुआ है?
सॉल्यूट में हुआ है ना, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के अंदर ही मूवमेंट हुआ है, क्योंकि सॉल्वेंट तो तुम्हारे चारों तरफ मच अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो क्या मूवमेंट करेगी भाई। एयर के अंदर तो मूवमेंट नहीं हुआ ना, एयर तो चारों तरफ प्रेजेंट है ही, लेकिन खुशबू अगर आ गई तो कौन मूवमेंट कर गया। अरे खुशबू आ गई तो सेंट ही आ रहा हो भैया हमारी तरफ, ये परफ्यूम ही तो आ रहा है हमारी तरफ। तो ये बताओ परफ्यूम क्यों ने, सॉल्यूट। अब एक चीज चेक करो, अगर मैंने परफ्यूम इस कोने से खोला है रूम के से, ठीक है ना, परफ्यूम को मैं इस जगह से खोलता हूं और आपका कमरे में आप पीछे की तरफ उसकी स्मेल महसूस करते हो, ठीक है ना। जैसे यहां पर मैंने परफ्यूम को खोला और यहां से ये परफ्यूम एयर के थ्रू मूवमेंट करके इस जगह पर पहुंचा। आगे बात समझ में, आप ये खड़े हो, आप लोग खड़े हो, ये भाग रहे हैं परफ्यूम की तरफ, हम ये खड़े। अब साहब यहाँ की धीरे धीरे कौन जा रही है, स्मेल जा रही है और बड़े खुश है रहे, मस्त है रो हमारो मन के खुशबू आ रही है। तो अब भाई साहब हम क्या करेंगे, ये जो स्मेल आ रही है इस स्मेल सूंघते सूंघते जाएंगे, इसको लेते लेते जाएंगे, कितने आ रही है, किस साइड से स्मेल आ रही है, और किस तरफ जाओगे कि तभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है। जैसे जैसे नज़दीक पहुंचेंगे बोतल के तो नेक्स्ट ही बढ़ेगी, और बिल्कुल जब यहाँ के पास पहुंच जाएंगे तो स्मेल ज़्यादा जोड़ते बढ़ जाएगी। जब स्मेल ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब मुझे बताओ कि यहाँ परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अरे यहाँ हायर कंसंट्रेशन होगी कि नहीं होगी, और यहाँ पे कैसी कंसंट्रेशन है, लोअर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव्स करते हैं कहाँ से, हायर टू लोअर, यही तो बोल रहा हूँ मैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करते हैं। समझ में आ रही है बात। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ गई, क्लियर। चलो मैं इसकी डेफिनेशन नोट कर देता हूँ, आप लोग इसकी डेफिनेशन को लिखिए, ठीक है ना। फिर परफ्यूम छिड़के करिए तुम, और परफ्यूम छिड़क के चेक कर लीजिए डिफ्यूजन है रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो लिखो, द प्रोसेस इन विच the process in which the movement of molecules of किसके मॉलिक्यूल बताओ, सॉल्यूट, सही है। सॉल्यूट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। सही लिख रहा हूं ना, चेक कर लो। फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन एरिया is called diffusion। डेफिनेशन चेक कर लो बेटा, आराम से डेफिनेशन चेक कर लो।
और इसके बाद आपको समझ आ गया होगा डिफ्यूजन क्या होता है। देखो एक तो मैं आपको डिफ्यूजन यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। और दूसरी प्रोसेस यहाँ पर एक और आपको बता रहा हूँ मैं बेटा, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से चेक करना है ना। जिस तरह से आपको ये समझ में आ गई है और ये आपके बिल्कुल लर्न हो चुकी है, ठीक उसी प्रकार से ये प्रोसेस भी आपको समझ आ जाएगी। तो देखो दूसरी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑस्मोसिस। दूसरी प्रोसेस जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है, ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस क्या होता है और ये किस प्रकार से होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, इसके लिए क्या करते हैं हम कि वही हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे स्टैंडर्ड। देखो यार सॉल्यूशन ले लियो, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट बेटा, 2, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 कंपोनेंट है के। अब देखो भाई साहब इसमें से कंपोनेंट 2 हैं, अब इन दोनों कंपोनेंट से कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर मूवमेंट करेगा। तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, और ये मूवमेंट कहाँ करते हैं, मूव्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स moves towards lower concentration to higher concentration। ध्यान रखना, थोड़ी सी आपको बता दी है, ये ध्यान रखना। मैं एक एक्टिविटी लेता हूं इसके लिए। देखो एक हमने कोई भी बीकर या कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने भर दिया वाटर, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है ना। और वाटर फिल करने के बाद इसके अंदर एक हम थिसिल फनल लगा रहे हैं बेटा। क्या लगा रहे हैं, थिसिल फनल। इस तरह से होता है वो, ठीक है ना। और इस थिसिल फनल के नीचे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ भाई साहब एक मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम एसपीएम। एसपीएम के बारे में अभी बताऊंगा आपको। ये फनल यहाँ पर टिक जाएगा, या हमारे ऐसा बना रहा हूँ या स्टैंड सो, ठीक है ना। तो देखो या मेम्ब्रेन है तो मैं ऐसी बना रहा हूँ जाते हमने पहचान पड़ जाए कि ये कोई मेम्ब्रेन लग रही है, यहाँ मैं नीचे हूँ। और ये जो थिसिल फनल ये जो लिया है आपने, ये तो वाटर में बाहर जो भर रहा है, ठीक है ना। और इस फनल के अंदर भर दिया हमने एक सॉल्यूशन। क्या भर दिया बेटा, एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा लीजिए कि आप उसको आराम से ध्यान रख रहे हो। और इस सॉल्यूशन को मैंने यहाँ तक फिल कर दिया और यहाँ इसका एक लेवल लगा दिया। यहाँ तक ये वाटर फिल था, ठीक है ना, और यहाँ तक ये सॉल्यूशन फिल था ए पॉइंट तक। एक पॉइंट और लगा दे यहाँ में, यहाँ बी पॉइंट। क्लियर आ रही है समझ में। अब देखो ये क्या लिया था हमने, वाटर, इसके अंदर क्या भर दिया हमने, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी आपको बता देते हैं, चलो भर दो तुम सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल। पानी में नहीं सी चीनी घोल दो, सॉल्यूशन बन गो, चीनी और पानी का घोल। और ये जो है इसको बोलते हैं बेटा हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एसपीएम, ठीक है ना। और इसको क्या बोला था मैंने, अभी क्या नाम लिया था, इसका नाम लिया था मैंने थिसिल फनल। इसका नाम क्या लिया था मैंने, थिसिल फनल। और ये आपका एक कंटेनर हो गया, कोई भी बीकर ले लो, कंटेनर ले लो, कुछ भी। तो एक्टिविटी को गौर से समझो। सबसे पहले कंटेनर ले लिया,
कंटेनर के अंदर किसको फिल कर दिया, वाटर को फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद उसके अंदर एक थिसिल फनल लगाया। थिसिल फनल में नीचे की तरफ क्या लगी हुई है, एसपीएम लगी हुई है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इस थिसिल फनल के अंदर हमने एक क्या भर दिया है, सॉल्यूशन भर दिया है। सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्लस शुगर है, ठीक है ना। अब देखो एसपीएम के बारे में बता देता हूँ। एसपीएम एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें बहुत ही मिनट पोर्स होते हैं, और इतने मिनट पोर्स होते हैं कि ये ओनली जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही मिनट पार्टिकल्स होते हैं, उनके मूवमेंट को अलाउ करती है, बाकी की सॉलिड के पार्टिकल को अलाउ नहीं करती है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है ना। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये मेम्ब्रेन मैंने यहाँ लगा दी। अब देखो भाई साहब, ये पूरा का पूरा एपरेटस हमने कंप्लीट करके रख दिया कुछ देर के लिए। अब एपरेटस को जब हमने कंप्लीट करके रख दिया तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं हम कि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो हमने यहाँ पर लेवल लगाया था, ए लगाओ कि ना लगाओ लेवल ए, तो कुछ देर बाद देखते हैं कि थिसिल फनल में तो जो हमने लेवल लगाया था वाटर यानी कि जो सॉल्यूशन है वो उससे ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा हो भैया, हमने तो यहाँ में कछुई ना भरे हो और उल्टो इसके अंदर हमने कुछ फिल किया क्या, हमने तो कुछ भी फिल नहीं किया। उसके बाद भी ऊपर क्यों जा रहा है, तो क्यों जा रहा होगा बताओ, क्यों लौट आओ इतको लौट के आओ। सॉल्यूशन में कौन की बात करेंगे, सॉल्वेंट की। और बेटा कौन से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल। और यहाँ पे सॉल्वेंट को नाम का है वाटर। अरे सॉल्वेंट वाटर ही तो होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर ही तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा बताओ। सॉल्वेंट जब वाटर है तो इसके अंदर बीकर के अंदर ये कंटेनर के अंदर भी तुमने क्या भरा है, वाटर ही तो लिया है, वाटर ही तो लिया है इसके अंदर हमने। अब जब वाटर इसके अंदर लिया है तो क्या होगा, अब बताओ। कंसंट्रेशन चेक करो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेक करो कि किस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बताओ यार, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन सांद्रता चेक करें हम तो कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर के अंदर तो कुछ भी घुला हुआ नहीं है, लेकिन इसके साथ तो शुगर ऐड है। तो कंसंट्रेशन तो किसकी ज़्यादा है, सॉल्यूशन की ज़्यादा है, जो किस में भरा हुआ है, थिसिल फनल के अंदर भरा हुआ है। भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो हायर कंसंट्रेशन हो गई किसकी, सॉल्यूशन की। हायर कंसंट्रेशन किसकी हो गई, सॉल्यूशन की। और वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ रह गई बेटा, लोअर। अब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। इनका मूवमेंट अगर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस एसपीएम के थ्रू इंटर कर जाएंगे, किसके अंदर, फनल के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो बेटा इसका लेवल तो बढ़ेगा ही, जब वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर इंटर कर गए तो इसका लेवल तो बढ़ेगा ही। ये बढ़ेगा लेवल के नहीं बढ़ेगा, बताओ, बढ़ेगा ना। तो अब यहाँ पर इसकी अगर डेफिनेशन बनाने चाहें तो क्या कह सकते हैं, ए प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन मूव्स टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस। देख लो, इसको चेक कर लो और डेफिनेशन को आराम से आप अपने मन में ध्यान करके देख लो। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ा था और वाटर लेवल किसके कारण बढ़ा, ऑस्मोसिस के कारण। ठीक है, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन नोट करें, चलो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं ऑस्मोसिस की, ठीक है ना। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन नोट कर रहे हैं बेटा हम, तो आप लोग ध्यान से चेक करेंगे
इसकी डेफिनेशन को भी, और आप वो जो फिगर बना हुआ है उस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी नोटबुक में, और फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपको इसे लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो लिखते हैं हम यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ passing of solvent molecules from the solution of the lower concentration to solution of higher concentration थ्रो किसके द्वारा जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स बताओ? थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है ना। तो देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों जो टर्म्स हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी कि जैसे टर्म्स का नाम हमारे सामने है कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो डिफ्यूजन तो वो प्रोसेस होती है। अगर मैं बोलूं कि आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में दो डिफरेंट बताओ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, देख लो चेक करके। तो क्या कह सकते हैं हम? डिफ्यूजन प्रोसेस में तो सॉल्यूट कंपोनेंट या सॉल्यूट पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, वाइल इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर मूवमेंट। पहला डिफरेंस हो गया। डिफ्यूजन के अंदर तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करते हैं। और ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। है कि दो अंतर? क्लियर है ना? दोनों डिफरेंस को आप आराम से ध्यान में रख सकते हो। तो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं बेटा हम ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है ना। किसकी बात करें हम? ऑस्मोटिक प्रेशर की। देखो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम चेक करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखो एक रेक्टेंगुलर एपरेटस में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये एक रेक्टेंगुलर एपरेटस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब इस रेक्टेंगुलर एपरेटस के अंदर हमको फिल करने हैं हो गया भाई सब रेक्टेंगल। ठीक है ना। इसको बीच में से सेपरेट कर देते हैं। यहाँ से इसको मैंने सेपरेट कर दिया बेटा। तो ये सेपरेट कर दिया हमने एसपीएम से। ये समझ लो एसपीएम लग रही है। ठीक है। ये क्या लग रही है बेटा? एसपीएम लग रही है। अब देखो एक पिस्टन तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ भाई साहब। ठीक है ना।
और एक पिस्टन लगा रहे हैं हम इस जगह पर। ओके, ये क्या लगा दिया हमने, पिस्टन। इसको तो पिस्टन ए बोल देते हैं और इसको पिस्टन बी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इस साइड में तो यहां भर रहे हैं हम सॉल्वेंट को, इस साइड में तो हमने किसको भर दिया, सॉल्वेंट को, और इस साइड में भर रहे हैं हम सॉल्यूशन को। इसमें भर दिया हमने क्या, सॉल्यूशन। और ये जो है इसको मैंने क्या बोला था अभी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, SPM। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको हम, SPM। तो देखो ध्यान से देख लो बेटा, चेक कर लो अपने अपने डायग्राम को। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो हम क्या करते हैं, इस तरह से आपने एक रेक्टेंगुलर एपरेटस को एडजस्ट कर दिया है। अब ये जो रेक्टेंगुलर एपरेटस आपने एडजस्ट किया है, इसको हमने डिवाइड कर दिया दो चैम्बर में, और डिवाइड किससे किया है, SPM के द्वारा। और दोनों जो कंपार्टमेंट हैं उनमें एक एक पिस्टन को फिट कर दिया है। और कंपार्टमेंट ए याद है भाई, देख ये जो रेक्टेंगुलर एपरेटस है इसको SPM के थ्रू दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। इस कंपार्टमेंट को तो मान लेते हैं हम ए, और इस कंपार्टमेंट को मान लेते हैं हम बी। तो कंपार्टमेंट ए में हमने फिल कर दिया है सॉल्वेंट को, और कंपार्टमेंट बी में फिल कर दिया सॉल्यूशन को। और दोनों कंपार्टमेंट में हमने एक एक क्या लगा दिया, पिस्टन को लगा दिया। पिस्टन यानी कि ऊपर से जो प्रेशर देते हैं हम किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं हम पिस्टन। ठीक है ना, प्रेशर देने के लिए। तो यहाँ पर हमने पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन पे हमने निशान लगा दिए बेटा, जैसे एक निशान ये लगा दिया ए, और एक इसके नीचे लगा दिया सी। ऐसे हमने एक निशान यहाँ पे लगा दिया बी, और दूसरा निशान यहाँ पे लगा दिया डी। ठीक है ना, इस तरह से हमने इन पर कुछ निशान लगा लिए। और निशान लगाने के बाद अब इस एपरेटस को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए कि इसके अंतर्गत क्या प्रोसेस होगी। तो थ्रू ऑस्मोसिस प्रेशर, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसके अंदर से मूव करेंगे, करेंगे ना, मूव करेंगे किससे, थ्रू SPM। किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। ऑस्मोसिस प्रोसेस है, कौन से पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, सॉल्वेंट के। कौन सी कंसंट्रेशन से, ये लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, क्योंकि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट भरा है आपने, और ये सॉल्यूशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा, हायर होनी चाहिए। तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन की ओर हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। जब ये पार्टिकल्स इधर मूव करते हैं तो आपका जो ये पिस्टन है बेटा, इसके अंदर से इसकी जो अमाउंट है वो कम होगी। अमाउंट कम होगी तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, और ये मान लेते हैं हम पॉइंट सी पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, पॉइंट सी पर आ गया ये। ठीक है ना, इस जगह पे आ गया। पहले कहाँ था, पॉइंट ए पर था, लाइन सीधी करके सी पे कर लीजिए। ठीक है ना,
अब जब ये पार्टिकल्स इधर आएंगे तो इसके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब सॉल्वेंट की अमाउंट इसके अंदर बढ़ जाएगी तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस पिस्टन को किस तरफ धक्का मारेंगे? ऊपर की तरफ धक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे? धक्का मारेंगे ना। और जब ऊपर की तरफ धक्का मारेंगे तो ये अपनी बी पोजीशन पे उठ के कहाँ जाना चाहिए? डी पे चले जाएगा भाई। जब इसके अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ जाएंगे तो इसके अंदर अमाउंट बढ़ेगी ना, और अमाउंट बढ़ेगी तो ये इस पिस्टन को कहाँ पर धक्का मारेंगे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ धक्का मारेंगे तो पिस्टन ऊपर खिसकेगा। पिस्टन अगर ऊपर खिसकेगा तो ये अपने बी पोजीशन पे कहाँ पहुँच जाएगा? डी पोजीशन पे पहुँचेगा कि ना पहुँचेगा? आगे बात समझ में? तो ऐसा होगा कि नहीं होगा ये सोचिए पहले तो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो फिनोमेना है ये होगा कि नहीं होगा, हैपेंड है या नहीं है? तो ये फिनोमेना हैपेंड होगा। क्यों? ऑस्मोसिस प्रोसेस इस बात को बताती है कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो एसपीएम के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट करते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आ गए ये। अब देखो बेटा, अब इस मूवमेंट को देखते हैं हम। किसके को? सॉल्वेंट मूव कर रहा है किसकी तरफ? सॉल्यूशन की तरफ कर रहा है ना मूव। अब ये मूव कर सॉल्यूशन में आ गया तो इसने इसके पिस्टन को ऊपर धक्का मार दिया। अब हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट है सॉल्यूशन की तरफ, इसको मैं रोकना चाहता हूं। इस मूवमेंट को मैं रोकना चाहता हूं। हम लोग चाहते हैं कि ये मूवमेंट नहीं हो। तो आप लोग इस मूवमेंट को कब रोक सकते हो? जब इसके अंदर जगह नहीं मिलेगी इनने आवे को, तभी तो रोक सकें। तो हम क्या करते हैं कि इस पिस्टन के ऊपर यहां पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि ये अपनी, और इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि इसकी जो पोजीशन बी है ये ना तो इससे ऊपर जाए ना यहाँ पे नीचे आवे। भाई ऑस्मोसिस के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल तो रेगुलर इधर आएंगे ही आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये तो जोर लगाएंगे, ये तो अपनी पावर को लगाएंगे और पिस्टन को ऊपर धकेलेंगे। लेकिन ये जितनी पावर नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे हो आप लोग, उसके पिस्टन के ऊपर उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर दो कि ये बी पोजीशन से उठ के डी पोजीशन पे नहीं जाए। आ रही है बात समझ में? तो बेटा यहाँ पर गौर करो, जो प्रेशर आपके द्वारा एक्सर्ट किया गया है इस पिस्टन पर इस मूवमेंट को रोकने के लिए, वही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रही है बात? इस प्रेशर को रोकने के लिए, यानी कि इस मूवमेंट को रोकने के लिए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट को रोकने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। उस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो आप चेक करो ध्यान से बेटा, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन नोट कर देता हूँ। तो डेफिनेशन देते हैं, देखो, टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना? इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ सॉल्वेंट, ठीक है ना? टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ए मैकेनिकली प्रेशर अप्लाई टू सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड में तो मैकेनिकल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो। ये साइड कौन सी है? सॉल्यूशन साइड, ठीक है ना? टू सॉल्यूशन साइड।
hence the excess pressure that must be applied to the solution side to prevent the passage of solvent into solution। सॉल्वेंट का ही तो पैसेज होगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, थ्रो एसपीएम, थ्रो एसपीएम, एसपीएम शॉर्ट में लिख दूं ना, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप किसके द्वारा डिनोट करोगे, पाई से, ठीक है ना। तो बेटा ये आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये क्लियर किया है कि आप एक मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये फिगर ड्रॉ करना चाहिए और फिगर को ड्रॉ करने के बाद फिगर जो है ये मैंने जो ड्रॉ किया है, इस फिगर के बारे में आपको कंप्लीट बताया कि हमने एक रेक्टेंगुलर कंटेनर लिया है। रेक्टेंगुलर कंटेनर को हमने एसपीएम के थ्रू दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया। कंपार्टमेंट ए के अंदर हमने सॉल्वेंट को फिल किया है, कंपार्टमेंट बी के अंदर हमने सॉल्यूशन को फिल किया है। कंपार्टमेंट ए पर पिस्टन ए लगा दिया और सॉल्यूशन साइड में पिस्टन बी हमने लगाया है। और अब हम कुछ देर बाद जब इस एपरेटस को देखते हैं, मेजर करते हैं, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो इस साइड में मूवमेंट करते हैं, तो पिस्टन ए डाउन होता है और पिस्टन बी अप होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। अब इस मूवमेंट को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन साइड में पिस्टन बी पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिससे ये मूवमेंट रुक जाए। तो जो प्रेशर आपने एक्सर्ट किया है वही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर है। तो ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना चाहिए और डेफिनेशन आपको नोट करनी चाहिए। तो फटाफट से आप इसको नोट कीजिए। आगे चेक करते हैं रूल्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक साइंटिस्ट था और साइंटिस्ट का नाम था वॉन्ट हॉफ। इस साइंटिस्ट ने जो गैस के लॉ थे, वॉन्ट ऑफ साइंटिस्ट ने गैस के लॉ को यूज किया सॉल्यूशन लॉज के रूप में, ठीक है ना। और उसने कुछ अपने रूल्स बनाए, गैस के लॉ को यूज करके सॉल्यूशन के लिए कुछ रूल्स बनाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वॉन्ट हॉफ यूजेज या यूज्ड गैस लॉज। वॉन्ट हॉफ यूज्ड गैस लॉज ऑन सॉल्यूशन
एंड derived a solution equation। जैसे आप गैस लॉज को 11th क्लास का ध्यान होगा, जो गैस लॉ थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, तो वो जो लॉज थे उनको इसने सॉल्यूशन इक्वेशन के रूप में यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट में देखते हैं हम वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ। वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ। वॉन्ट ऑफ बॉयल लॉ क्या कहता है? वॉन्ट ऑफ बॉयल लॉ कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन का जो होता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसेंट्रेशन। वॉन्ट ऑफ क्या कहता है यहाँ पर, जो गैस लॉ, बॉयल्स लॉ को यूज़ किया करते हुए ये क्या कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to its concentration, कंसेंट्रेशन को आप सी से डिनोट करोगे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है ना। तो आपका ये जो फर्स्ट लॉ है ये क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसेंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो जो कंसेंट्रेशन होती है वो डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। होती है कि नहीं होती बताओ? अरे डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो कंसेंट्रेशन घटती है। डाइल्यूशन का मतलब पतला, कंसेंट्रेशन का मतलब गाढ़ा। अगर आप पतले को घटाते हो तो गाढ़ा बढ़ेगा, और गाढ़े को घटाते हो तो पतला बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं हुए? डाइल्यूशन को डिनोट करते हैं हम V से। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो C इक्वल टू 1/V। नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं ना। अगर आप इस तरह से नोट कर सकते हो, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, और पाई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है ना। अब देखो दूसरा लॉ चेक करते हैं, इसका दूसरा लॉ क्या होता है। वांट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। वांट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। वांट ऑफ का यह दूसरा लॉ है जो गैस सॉल्यूशन के लिए दिया है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ दी
ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to is directly proportional to its absolute temperature, to its absolute temperature at a particular concentration, at a particular concentration। ये दूसरा लॉ है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसकी कंडीशन क्या है? कंसंट्रेशन पर्टिकुलर होनी चाहिए, एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर। तो आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पर? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो सकता है ना। अब देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स वाला लॉ क्या कह रहा है? पाई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन देख लो। ये पाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग क्या कर सकते हो? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी इंटू 1/v हो सकते हैं दोनों, 1/v हो सकते हैं ना। या फिर और इसको क्या लिख सकते हैं? पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन v। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, एस टी अपॉन वी। यहाँ पर कांस्टेंट रख दिया मैंने, क्या? एक एस कांस्टेंट रख दिया। और एस जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कांस्टेंट। यहाँ लिख दूँ, हियर एस इज सॉल्यूशन कांस्टेंट फॉर 1 मोल। 1 मोल सॉल्यूशन के लिए है ये, फॉर 1 मोल। तो और क्या लिख सकते हो? पाई वी इक्वल टू एस टी लिख सकते हो ना। अरे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो पाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस टी। अब ये तो हो गया 1 मोल के लिए, फॉर यहाँ पे लिख दूं मैं, फॉर 1 मोल सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन का जाएगा। और अगर n मोल सॉल्यूशन के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे? पाई वी इक्वल टू एन एस टी। तो इसको क्या लिखेंगे? फॉर n मोल्स। अगर मोल्स की नंबर बढ़ती है तो आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है ये गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। दी सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, दी मत लिखो, इफ लिखो। इफ सॉल्यूशन कांस्टेंट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट पता हो कैसे डिनोट करें? आरते तो या रिप्लेस कर दो और क्या लिख सकते हो? पाई वी इक्वल टू एन आर टी। ये वाला रिलेशन आ जाएगा। पाई इक्वल टू पाई वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन आर टी। आगे बात समझ में? तो देखो बेटा ये आपके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, डाइल्यूशन और टेम्परेचर, इन सब के बिटवीन एक रिलेशन आ गया। और इस रिलेशन का यूज़ करके हम कुछ इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप इसको आराम से
जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रूल्स दिए गए हैं वॉन टॉफ के द्वारा गैस लॉ का उपयोग करके, और उसने सॉल्यूशन इक्वेशन को ड्राइव किया है, तो ये होगी आपकी सॉल्यूशन इक्वेशन। ठीक है ना, गैस लॉ को यूज करते हुए उसने एक सॉल्यूशन इक्वेशन को ड्राइव्ड किया है वॉन टॉफ ने, और वो ये सॉल्यूशन इक्वेशन आती है। इसके लिए उसने दो लॉज को यूज किया है। टू लॉज आर यूज्ड हियर बाय वॉन टॉफ ऑफ गैस के दो लॉज को यूज करते हुए वॉन टॉफ ने ये सॉल्यूशन इक्वेशन यहाँ पर आपको ड्राइव्ड किया है। ठीक है ना, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लो। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलिकुलर मास में क्या रिलेशन होता है, इसको भी मैं फटाफट से यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो देखो वी नो दैट सॉल्यूशन इक्वेशन क्या आई थी आपकी, पाई वी इक्वल टू NRT, ये आई है। अब देखो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पर डिपेंड करती है ना। कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन हो चाहे डाइल्यूशन हो, चाहे कंसंट्रेशन हो, वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा सॉल्यूट मिला हुआ है तो कंसंट्रेट है, कम सॉल्यूट मिला हुआ है तो डाइल्यूट है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम सॉल्यूट का मास डिटरमाइन करेंगे। अब इसको चेक करते हैं, और पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V RT, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, V को मैं इधर ले गया, ठीक है ना। अब देखो N क्या है, N मोल्स के लिए निकाला था ना ये वाला फॉर्मूला, N मोल्स किसके लिए, किसके थे, सॉल्यूट के तो होंगे। अब N मोल्स अगर आपको सॉल्यूट के निकालने हैं तो आपको सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने होते हैं वो किस तरह से करते हैं बताओ। ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालेंगे बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे तो निकालेंगे। अब इस n की वैल्यूज को यहाँ रख दो, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू V इंटू RT, समझ में आ रहा है ना। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास क्या है, MB, तो MB की वैल्यू निकालो, WB अपॉन पाई इंटू RT अपॉन V, क्लियर है। MB की जगह कौन चला गया, पाई, V यहाँ पर ऑलरेडी है, RT के नीचे लिख दिया इसको। तो ये आप मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू मेजर कर सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, हेयर WB मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर, और MB क्या लिख सकते हो आप, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आ गया इसके अंदर।
आपको ये भी तुरंत ही नोट करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी बेटा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, और इसके बाद चैप्टर में हम देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में दे रखा है, उनको हम डिफाइन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ चैप्टर है उसको फिनिश करेंगे, यानी कि आपका ये चैप्टर एकदम फिनिश होने के लाइन पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। टिल देन ओके।